सुप्रभात मुलांनो, सेंट विन्सेंट पलोटीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझं नाव आहे प्रीती वैद्य आणि आज मी इयत्ता 8वी यांना नवीन पाठ सांगणार आहे. तर चला मग आपण नवीन लेसनाची सुरुवात करूया. मुलांनो, हा फोटो तुम्ही बघितला, तुमच्या लक्षात आलं असेल की कोणाचं चित्र आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांनी भारताचे संविधान लिहिले, बरोबर. तर यांच्या जीवनाविषयी, त्यांचं घर कसं होतं, त्यांचं कुटुंब कसं होतं, त्यांनी सामाजिक कार्य कोणते केले, हे सगळे आपण त्यांचे कार्य, त्यांचे शिक्षण आजच्या पाठामध्ये अभ्यासणार आहोत. तर मुलांनो, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार होते, है ना. भारतीय राज्यघटना आणि संविधान त्यांनी लिहिले भारताचे. त्यांनी दलितांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी चळवळी केल्या व त्यांच्यात प्रचंड जागृती केली. जो दलित लोक होते, समाजामध्ये जे दलित लोक होते, ज्यांना कमी दर्जाचा समजला जात होतो, जो कम दर्जे के लोग जिनको समझा जाता था, उन लोगों के लिए उन्होंने चळवळ यानी मोर्चे वगैरे निकाले व त्यांच्यात प्रचंड जागृती केली व उन लोगों में जागृत किए उनको. डॉक्टर आंबेडकरांचे व्यक्तिमत्व कसे घडले यांची कल्पना या पाठात येईल. उनका व्यक्तिमत्व, उनकी पर्सनैलिटी कैसे क्या निर्माण हो गई, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं. डॉक्टर आंबेडकर यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी हुदलाकर यांना सांगितल्या. म्हणजे डॉक्टर आंबेडकरांनी प्राध्यापक हुदलाकर हे एक प्राध्यापक होते, यांना आपल्या काही आठवणी सांगितल्या होत्या. इनको कोई अपनी यादें बताई थी, कुछ यादें बताई थी आंबेडकर इन्होंने. त्यांनी त्या लिहून ठेवल्या व त्या आठवणी या पाठात वाचायला मिळतील. म्हणजे प्राध्यापक हुदलाकर यांनी आज आपल्याला ज्या पाठामध्ये जे काही सांगितलं आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आधीच त्यांना सांगितल्या होत्या, त्या आठवणी, आणि त्यावरून हा पाठ निर्माण झालेला आहे. तर चला आज आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे माझे बालपण हा नवीन पाठ शिकणार आहोत. कोणाचे बालपण, किसका बालपन यानी क्या बेटा? जैसे आप छोटे रहते हो तो उसको क्या कहते हो? आपका बचपना, है ना. वैसे ही आंबेडकर अपना बचपना यानी माझे बालपन, मेरा बालपन, ऐसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हमें बता रहे. तो इनका लेख अभी हम इस पाठ में पढ़ेंगे. आमचे वडील शिक्षक होते. ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारचा एक फार चांगला नियम होता. तो नियम म्हणजे कंपनी सरकारच्या सैन्यातील सैनिकांना सक्तीचे शिक्षण दिले जात असे व सैनिकांच्या मुलामुलींसाठी दिवसाच्या शाळा असून प्रौढ लोकांसाठी रात्रीच्या शाळा असत. यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बता रहे आमचे वडील यानी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनके पिताजी क्या थे? शिक्षक थे. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्रज की, उस कंपनी का एक अच्छा नियम था. बोलते एक चांगला नियम होता है ना, एक चांगला यानी अच्छा नियम था. तो नियम म्हणजे कंपनी सरकारच्या सैन्यातील सैनिकांना, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो भी कोई सैन्य और सैनिक है, उनको सक्तीचे शिक्षण दिले जाते थे. सक्तीचे यानी ज़बरदस्ती से उनको पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था. वह सैनिकांच्या मुलामुलींसाठी वो कंपनी में काम करने वाले सैनिक के बाल बच्चों के लिए, मुलामुलींसाठी यानी सैनिक लोगों के बाल बच्चों के लिए दिवसाच्या शाळा असून दिन की स्कूल थी. दिवसाच्या शाळा यानी दिन की स्कूल. प्रौढ लोकांसाठी, प्रौढ लोग यानी तरुण लोग, है ना, तरुण लोग, यंग लोग, उनके लिए रात्रिच्या शाळा असत यानी रात की स्कूल रहती थी. लेकिन सीखना सबको ज़रूरी है. सक्तीचे यानी ज़बरदस्ती से पढ़ाया जाता था. प्रत्येक पलटणीसाठी स्वतंत्र शाळा असे. प्रत्येक पलटनीसाठी यानी प्रत्येक ग्रुप के लिए, पलटन यानी ग्रुप, जैसे हर एक लोगों का ग्रुप होगा और सारे पलटन के लिए, सारे लोगों के लिए स्वतंत्र यानी एक अलग अलग स्कूल थी, ऐसे बता रहे. अशा एक शाळेमध्ये माझे वडील 14 वर्षीय मुख्याध्यापक होते और ऐसे ही स्कूल में, ऐसे शाळेमध्ये यानी ऐसे ही पाठशाला में, स्कूल में माझे वडील, मेरे पिताजी 14 वर्ष यानी 14 साल, 14 वर्ष यानी 14 साल मुख्याध्यापक यानी प्रिन्सिपल, हेडमास्टर थे. सैनिकांसाठी चांगले शिक्षण तयार करण्यासाठी पुण्यास एक नॉर्मल शाळा होती. सैनिक लोगों के
सैनिकांसाठी जो भी वहाँ सैनिक लोग हैं कंपनी में काम कर उनके लिए अच्छे प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुणे में एक नॉर्मल शाळा थी, नॉर्मल स्कूल थी. त्या नॉर्मल शाळेत शिकून माझ्या वडिलांनी शिक्षकाचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. और वही नॉर्मल स्कूल में पढ़कर मेरे पिताजी ने शिक्षकाचे प्रमाणपत्र यानी अध्यापक का प्रमाणपत्र हासिल किया था, मिळवले होते यानी हासिल किया था. क्यों हासिल किए थे? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे और ऐसे सैनिक के लिए एक अच्छे प्रकार की शिक्षा दी जाती थी नॉर्मल स्कूल में. और इस नॉर्मल स्कूल में उनके पिताजी को शिक्षकाचे यानी अध्यापक का प्रमाणपत्र मिला था. त्यांची शिकवण्याची पद्धत वाखाणण्यासारखी होती. उनकी पढ़ाने की जो शिक्षा है, उनकी पढ़ाने की जो तरीका है वो वाखाणण्यासारखी यानी बिल्कुल जीवन से रिलेटेड बताए, सिंपल और जीवन से रिलेटेड वो उनकी पढ़ाने की पद्धत थी. त्याला म्हटलं आहे वाखाणण्यासारखी होती. आमच्या वडिलांमध्ये शिक्षणाविषयी आवड व आस्था निर्माण झालेली होती. आमच्या वडिलांमध्ये हमारे पिताजी में शिक्षण यानी शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में इच्छा और आस्था निर्माण थी. आमच्या घरातील बायका मुलांना सुद्धा उत्तम लिहिता वाचता येत होते. आमच्या घरातील यानी हमारे घर के बायका मुलांना यानी बीवी बच्चों को भी उत्तम यानी अच्छे प्रकार से लिहिता वाचता यानी लिखना और पढ़ना आता था, लिहिता वाचता येत होते. इतकेच नव्हे तर वडिलांच्या प्रोत्साहनाने पांडव प्रताप, रामायण यासारखे ग्रंथ वाचून त्यांवर निरूपण करण्याची शक्तीही माझ्या थोरल्या बहिणीत होती. यानी इतना ही नहीं तो वडिलांच्या प्रोत्साहाने, मेरे पिताजी के प्रोत्साहन से पांडव प्रताप, आपको मालूम है पांडव लोग है ना, आणि रामायण यांसारखे ग्रंथ, महाभारत और रामायण सारखे ग्रंथ वाचून यानी पढ़कर उसका निरूपण करने की शक्ति यानी उसके बारे में विचार विनिमय लोगों में फैलाना, निरूपण करना, उसे कहते हैं प्रसार करना, निरूपण करना. इसकी शक्ति, इतनी ताकत माझ्या थोरल्या यानी आम्बेडकर की, माझ्या यानी कौन? आम्बेडकर अपने बारे में बता रहे ना, तो उनकी थोरली यानी छोटी बहन इनको आता था बोलते. माझी छोरली बहीण आणि उनकी छोटी बहन यांना येत होती असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला सांगत आहे. नंतर आमच्या वडिलांना गणिताचा फार नाद असे. आमच्या वडिलांना यानी हमारे पिताजी को गणित की बहुत यानी दिलचस्पी थी गणित में, है ना. गोखल्यांच्या अंकगणितातील एकूण एक उदाहरणे त्यांनी स्वतः सोडवली होती. गोखल्यांच्या अंकगणितातील यानी गोखले की किताब रहती थी और उस किताब के अंकगणित यानी जो बीजगणित रहता था ना, उसमें जो गणित मैथ्स रहता था वो वहाँ की एक से एक प्रॉब्लम, एकूण एक उदाहरणे यानी एक से एक एग्जाम्पल सॉल्व करते थे बोलते. स्वतः सोडत, खुद वो सॉल्व करते थे, स्वतः यानी खुद सॉल्व करते थे. व चांगल्या सुबक अक्षरात एका मोठ्या वहीत ती सारी उतरून ठेवली होती. वो एक अच्छे सुबक और एक अच्छे कॉपी में, सुंदर अक्षरों में, बड़ी कॉपी में वो सारे प्रॉब्लम को उतार के रखा था. इच्छा ही की ती वही में वेळोवेळी चाळून पाहावी व गणित विषयात खूप हुशारी मिळवावी. उनका ये कहना था कि वो किताब, वो जो कॉपी उन्होंने बनाई थी, वो कॉपी को मैंने दिन में 2-3 बार देखना चाहिए और वहाँ से कुछ तो भी सीखना चाहिए और होशियारी अपनी कुछ अच्छी से वहाँ पे अपनी होशियारी निर्माण करना चाहिए, ऐसे मेरे पिताजी को लगता था. ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अपने पिताजी के बारे में हमें बता रहे. इंग्रजी शिक्षणासाठी पुढे मी मुंबईला आलो. मी यानी कौन? आंबेडकर. इंग्रजी पढ़ाई के लिए मैं मुंबई को आया, ऐसे आंबेडकर हमें बता रहे. मराठी हायस्कूलात शिकू लागलो और मराठी हायस्कूल में मैं पढ़ने लगा. पहिल्याने आमची घरची स्थिती बऱ्यांपैकी होती, यानी हमारी घर की परिस्थिती पहले से भी बहुत अच्छी थी. पण पुढे ती फारच हलाखीची झाली. फिर बाद में वो थोड़ी हलाखीची यानी थोड़ी कंडीशन हमारी अच्छी नहीं थी, ऐसे हमें आंबेडकर बता रहे. माझ्या वडिलांना थोड़े पेंशन होती. मेरे पिताजी को थोड़ी सी पेंशन थी. पेंशन यानी आपको पता है जब हमारा सेवानिवृत्ति का काल ख़त्म हो जाता है
उसके बाद घर में बैठना पड़ता है कुछ सालों के बाद, तो फिर बाद में वो महीने के महीने क्या मिळते आहे, पेन्शन. पण मुंबईची राहणी व मोठे कुटुंब यामुळे मला लागतील ती पुस्तके आणून देणे व मला चांगले कपडे लत्ते करून देणे हे आमच्या वडिलांच्या आटोक्याबाहेरचे असे. तो बता रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमें कि मुंबईची राहणी यानी मुंबई का रहन सहन, बड़ा कुटुंब, बड़ी फैमिली, कुटुंब यानी फैमिली, यांमुळे इस वजह से मुझे जितनी किताबें लगती थी वह लाके देते थे. आणून देणे यानी लाके देना, व मला चांगले कपडे लत्ते करून देणे, व मुझे नए अच्छे कपडे लेके देना हे आमच्या वडिलांच्या आटोक्याबाहेरचे असे. ये हमारे पिताजी के बाहर का था, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें हमको पूरा नहीं सकते थे ऐसे, क्योंकि वो सेवानिवृत्त यानी वो घर में थे ना, अब उनकी ड्यूटी छूट गई थी, अब वो पेंशन होल्डर थे, इसलिए ये सारी चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकते थे. तरी पण फिर भी जीत सोसून यानी अपने हाल अपेक्षा को सहन कर तकलीफ सहकर ते माझ्या सुखसोयीसाठी सोयींची तरतूद करण्यास नेहमी तयार असत. यानी वो मेरे सुख के लिए, माझ्या सुखसोयीची, मेरे सुख के लिए तरतूद यानी कोई भी काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे. ही गोष्ट मला आठवली म्हणजे मला वडिलांचा अत्यंत अभिमान वाटतो. ये बात जब मेरे ध्यान में आती है, मुझे याद आती है, तब मुझे मेरे पिताजी का, मला वडिलांचा यानी मेरे पिताजी का अत्यंत यानी बहुत अभिमान लगता है. ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमें यहाँ बता रहे. मला पहिल्यापासूनच शाळेच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करून इतर पुस्तके वाचण्याचा भारी नाद असे. बता रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने बारे में कि मुझे पहले से ही स्कूल की किताबें छोड़कर, क्या बोल रहे, शाळेच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करून यानी स्कूल की पढ़ाई की तरफ ध्यान न देकर, दुर्लक्ष करने यानी ध्यान न देना, स्कूल की पढ़ाई की तरफ मैं ध्यान नहीं देता था बोलते. लेकिन मैं इतर पुस्तकें वाचण्याचा भारी नाद असे. लेकिन इतर यानी दूसरी किताबें पढ़ने का मुझे नाद यानी छंद था, दिलचस्पी थी. ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमें बता रहे. पण लेकिन ते माझ्या वडिलांना पसंत नव्हते. लेकिन मेरे पिताजी को ये चीज़ पसंद नहीं थी. त्यांचे म्हणणे असे, उनका कहना था कि शाळेचा अभ्यास हा अगदी चोख केला पाहिजे. स्कूल की पढ़ाई हमेशा चोख यानी बराबर तरीके से करनी चाहिए. मग हवे असल्यास दूसरे वाचन करावे. फिर स्कूल की पढ़ाई होने के बाद अगर आपको दूसरा पढ़ना है तो दूसरा पढ़ो. वाचन करणे यानी दुसरे वाचन. स्वतःची पुस्तके असावीत, खुद की बुक्स होना चाहिए, म्हणजे फक्त स्वतःच्या मालकीची. फिर खुद की मालकी की अपनी ही किताबें, ऐसा उनको लगता था. एवढीच त्यावेळी माझी महत्वाकांक्षा होती. इतनी की इच्छा उस वक्त मेरी थी जब मैं छोटा था बोलते. तो जो भी कोई इतर या अदर कोई बुक्स है वो सिर्फ अपनी होनी चाहिए ऐसे मुझे लगता था बोलते. क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का शौक़ था, लेकिन स्कूल की पढ़ाई छोड़कर. त्या महत्वाकांक्षेमधूनच माझे ग्रंथालय निर्माण झाले. और यही सोचकर, यही इच्छा मेरी व्यक्त करके मैंने नया ग्रंथालय यानी एक लाइब्रेरी मेरी तैयार हो गई. यानी इतने सारी बुक्स डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पढ़ी हुई थी. त्यावेळी सुद्धा नवीन पुस्तके आणून देण्यासाठी मी माझ्या वडिलांजवळ हट्ट धरी. उस वक्त भी यानी पहले के ज़माने की बात बता रहे, उस वक्त भी नवीन यानी नए पुस्तके यानी किताब लाके देने के लिए मैं मेरे पिताजी के पास जिद करता था. हट्ट यानी जिद धरणे, जिद करना, हट्ट धरी यानी जिद करना. मी एखादे पुस्तक मागितले की ते संध्याकाळपर्यंत माझ्या वडिलांनी आणून दिले नाही, असे कधीच झाले नाही. अगर मैंने एखादी किताब मांगी और उन्होंने शाम तक, संध्याकाळ म्हणजे शाम तक लाके नहीं दिया, ऐसे कभी नहीं हुआ बोल रहे. ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने जीवन के बारे में हमें बता रहे. आमचे कुटुंब गरीब असले तरी घरातील वातावरण पुढारलेल्या सुशिक्षितांचा कुटुंबाला शोभेल असा होता. देखो बेटा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमें बता रहे कि हमारी फैमिली, आमचे कुटुंब यानी हमारी फैमिली गरीब थी, तरी पण लेकिन घरातील वातावरण, हमारे घर का वातावरण पुढारलेल्या सुशिक्षित यानी सुशिक्षित एजुकेटेड फैमिली हमारी थी.
हमारे कुटुंब को, हमारी फैमिली को अच्छी यानी उठकर दिखेंगी, शोभून दिसेल, यानी शोभा बढ़ाएंगी हमारी फॅमिली, ऐसी हमारी फॅमिली थी, ऐसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हमें बता रहे। आमच्यात विद्येची अभिरुचि उत्पन्न व्हावी, हमारे में विद्या यानी ज्ञान की अभिरुचि हमें निर्माण होनी चाहिए। आमचे चरित्र सोजवळ बनविण्यासाठी आमचे वडील अतिशय दक्ष असत। हमारा चरित्र अच्छा रहना चाहिए और हमारा सोजवळ और सामान्य रहना चाहिए। इसके लिए हमारे पिताजी, आमचे वडील आणि हमारे अतिशय दक्ष असे, त्याने सतर्क रहते थे। दक्ष यानी सतर्क। सकाळी जेवायला बसायच्या आधी ते आम्हाला देवघरात बसून भजने, अभंग, दोहे म्हणायला लावत। सुबेरे खाना खाने के पहले, जेवण यानी खाना, सकाळी यानी सुबेरे, सकाळी खाना खाने के पहले, सकाळी जेवणाच्या आधी ते आम्हाला वो हमको देवघरात यानी भगवान के मंदिर में बैठकर भजन, अभंग, दोहे अभंग पता है आपको, जो दोहे रहते हैं जैसे कबीर के रहते हैं वैसे दूसरे संत के भी होते हैं, वो दोहे भजन बोलने के बाद ही खाना खाने को बोलते थे, ऐसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बता रहे। अर्थात आम्ही सारेच, त्यापैकी विशेषतः मी नेहमीच अडटड करायचो। बता रहे कि आंबेडकर जी की अर्थात आम्ही सारेच, हम सब लोग वो करते थे, उसमें से सिर्फ मैं, त्यापैकी विशेषतः मी, त्यापैकी यानी उसमें से मैं नेहमीच अडटड करता था, यानी हमेशा मैं यानी करने को मन चुराता था। कसे तरी 2-4 अभंग अर्धे मुर्दे म्हणून आम्ही जेवणासाठी ताटावर येऊन बसायचो। कैसे भी करके 2-3 अभंग बोलकर मैं अर्धे मुर्दे यानी आधे अधूरे कैसे भी बोलकर मैं खाना खाने के लिए, जेवणासाठी यानी खाना खाने के लिए ताटावर यानी प्लेट के पास बैठ जाता था। लगेच वडील आम्हाला हटकून विचारायचेच, तभी वैसे ही हमारे पिताजी, वैसे ही लगेच यानी वैसे तुरंत, वडील यानी पिताजी हमें, आम्हाला यानी हमें हटकून यानी हटक के पूछते थे, का रे आज लवकर संपलं तुमचं भजन, का रे, क्या रे, आज तुम्हारा भजन तो कुछ जल्दी ख़त्म हो गया, संपलं यानी जल्दी ख़त्म हो गया भजन, ऐसे उनके पिताजी बोलते थे, वो ऐसे बता रहे। त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देण्याची आधीच आम्ही तेथून पसार झालेले असायचे। उनके क्वेश्चन का आंसर देने के पहले, त्यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर यानी उनके क्वेश्चन का आंसर देण्याच्या आधीच, देने के पहले ही आम्ही यानी हम तेथून वहाँ से पसार झालेले असायचे, यानी वहाँ से पसार यानी निकल चलते थे। उनका आंसर देने के पहले ही हम निकल जाते थे। पण ही सकाळची धांदल, फिर सुबेरे की कटकट, संध्याकाळच्या वेळी मात्र आमचे वडील केव्हाही चालू देत नसत। रात्रीचे 8 वाजले की माझ्या दोघी बहिणी, माझे वडील बंधू व मी देवघरापाशी जमा झालेच पाहिजे। अब ये तो रात के समय चला जाता है तो उतना ध्यान नहीं देते थे बोल रहे, लेकिन वो बता रहे कि पण ही सकाळची धांदल संध्याकाळच्या वेळी मात्र सकाळ की यानी जब हमको भजन कीर्तन करने के लिए बोलते थे, खाना खाने के लिए, वो सब करके तो सुबह ने हम जल्दी से निकल जाते थे, तो उतना ध्यान वो देते भी नहीं थे। लेकिन ये सकाळी धांदल, ये सुबह का तो निपट गया बोल रहे, लेकिन संध्याकाळच्या वेळी यानी शाम के वक्त मात्र, लेकिन आमचे वडील, हमारे पिताजी केव्हाही चालू देत असं, वो ये सब कुछ शाम के वक्त नहीं चलने देते थे। रात्रीचे 8 वाजले की माझ्या दोघी बहिणी, माझे वडील बंधू मी देवघरापाशी जमा झालेच पाहिजे। रात्रीचे यानी रात के 8 बजे कि मेरे 2 बहन, मेरे वडील यानी मेरे पिताजी, हम लोग देवघर के पास यानी भगवान के मंदिर के पास जमा होने चाहिए, ऐसा नियम था। त्यांचा कडक नियम होता, ऐसा उनका कडक और स्ट्रिक्ट नियम था। कोणी गैरहजर राहिल्यास त्याला ते कधीच क्षमा करत नसत। अगर कोई अब्सेंट है, गैरहजर यानी अब्सेंट है, तो उनको वो कभी भी माफ़ नहीं करते थे, क्षमा नहीं करते थे। ज्यावेळी ते मोठ्या भक्तिभावाने संतांचे अभंग आणि कबीराचे दोहे म्हणू लागत, जब वो भक्तिभाव से, पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से संत लोगों के अभंग और कबीर के दोहे बोलते थे,
त्यावेळी अतिशय गंभीर व पवित्र वातावरण निर्माण होते थे। उस वक्त हमारे घर में बहुत गंभीर यानी शांति का वातावरण और पवित्र वातावरण निर्माण होता था। आमच्या वडिलांचे पाठांतर फार असे। हमारे पिताजी का लर्न करना बहुत अच्छा था। ते अभंग मागून अभंग म्हणू शकत। अभंग मागून अभंग यानी अभंग के पीछे अभंग उनको पता रहता था। वडिलांच्या पाठांतराचे आम्हाला आश्चर्य वाटे। हमारे पिताजी का हमें लर्न करने की टेक्निक का आश्चर्य लग रहा था। त्याचप्रमाणे माझ्या बहिणीसुद्धा गोड गड्यांनी जेव्हा अभंग म्हणत त्यावेळी धर्म व धार्मिक शिक्षण मनुष्याच्या जीवनात अत्यंत आवश्यक आहे असे मला सुद्धा पटत होते। जिस समय उसी तरह से मेरी बहन माझ्या बहिणी यानी मेरे बहन भी गोड गड्यांनी यानी बड़े सुरीली आवाज़ से गोड गड्यांनी यानी सुरीली आवाज़ से जब वो अभंग बोलते थे तब उस वक्त मुझे ऐसे लगता था कि धर्म और धार्मिक शिक्षण आध्यात्मिक शिक्षण भगवान के बारे में सारे मनुष्य जीवन को मिलना बहुत आवश्यक है ऐसे मुझे लगता था। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हमें यहाँ बता रहे। माझ्या लहानपणाची एक गोष्ट सांगतो। आंबेडकर बता रहे कि मेरे छोटे बहन की एक बात बताता हूँ। मला वाटते मी इंग्रजी दुसऱ्या इयत्तेत शिकलो होतो। मैं दूसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ा था। आमची शाळा होती साताऱ्याला कैपमध्ये। हमारी स्कूल सातारा को कैप में थी। सातारा एक राज्य है, वहाँ पे कैप में थी। त्यावेळी पेंडसे नावाचे एक शिक्षक होते आम्हाला। उस वक्त अध्यापक का नाम है पेंडसे। पेंडसे नाम के एक अध्यापक हमको थे। त्यांचे माझ्यावर अतिशय प्रेम होते। उनका मुझ पर बहुत प्यार था। माझा स्वभाव हट्टी आहे हे माझ्या सवंगड्याला माहीत असल्यामुळे यानी मेरा स्वभाव बहुत जिद्दी है ऐसे मेरे सवंगडी यानी मेरे दोस्त को मालूम था। इसलिए एखादी गोष्ट करू नकोस म्हणून मला सांगितल्याबरोबर मी ते हटकून करणार हे त्यांना माहीत होते। उनको पता था कि मैं जिद्दी हूँ। सवंगड्यांना ने मेरे दोस्तों को अगर उन्होंने बोला कि ये चीज़ मत कर, एखादी गोष्ट करू नको यानी ये चीज़ मत कर, वो चीज़ को मैं मला सांगितल्याबरोबर जैसे मुझे उन्होंने बताया वैसे वो मैं और करता था। हटकून करणार और हटकून यानी और जिद्दी से करता था हे त्यांना माहीत होते। ये उनको पता था। उनको यानी किनको? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के दोस्तों को। एकदा खूप पाऊस पडत होता व आमची शाळेत जाण्याची वेळ झालेली होती। एक बार बहुत बारिश हुई और हमारी स्कूल जाने की बारी आई। माझ्या मित्रांनी मला सांगितले, बघ रे बुवा पाऊस पडतोय खूप, तू आपल्या पावसात जाऊ नकोस हां। देख रे बाबा, बघ रे बुआ यानी देख रे पाऊस बहुत पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तू आपला पावसात जाऊ नकोस हां, इतने बारिश में मत जाओ, उगाच चिंब भिजशील, चिंब यानी बहुत भीग जाओगे। मला तेच पाहिजे होते और मुझे तो वही चाहिए था। ऐसे कौन बता रहे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। माझा थोरला भाऊ छत्री घेऊन निघाला। थोरला यानी छोटा, माझा यानी मेरा, थोरला यानी छोटा, भाऊ यानी भाई। छाता लेकर निकला। मी त्याला साफ सांगितले, मैंने उसको साफ बता दिया, तू आपली छत्री घेऊन जा। कसा? मी एकटा पावसात भिजत जाणार, अपनी छत्री लेकर जा, मैं अकेला भिगते भिगते आऊँगा, एकटा पावसात यानी बारिश में भीगकर आऊँगा। भावाने माझे मन वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला। मेरे भाई ने मेरे मन को मेरा माइंड डाइवर्ट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मी त्याचे मनने धुडकावून लावले। लेकिन मैंने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। आमची स्वारी छत्री बित्री न घेता थेट पावसातून जायचे ठरवून निघाली। हमारी स्वारी यानी उनके दोस्त और वो छत्री बित्री कुछ नहीं, छाता नहीं ना कुछ नहीं, सिर्फ बारिश से निकलने लगी, बारिश की बूंदे लेकर। मी त्यावेळी वेलबुट्टीची टोपी वापरत असे। उस वक्त मैं वेलबुट्टी की टोपी पहनता था ऐसे बता रहे। पावसात भिजेल म्हणून ती व माझी पाटी पुस्तके मी माझ्या भावाच्या स्वाधीन केली। पावसात भिजेल म्हणून यानी बारिश में गीली हो जाएंगी मेरी बुक और पाटी यानी पता है ना जो कलम से लिखते हैं उसे कहते हैं पाटी। माझी पाटी पुस्तकें मेरी वो स्लेट और बुक पानी में भीग जाएंगी इसलिए मैं मेरे भाई के स्वाधीन कर डालता था, उन भाई के पास दे देता था।
तो पुढे निघून गेल्यावर मी पावसातून भिजत भिजत शाळेच्या रस्त्याने निघालो. वो निकल जाने के बाद यानी मेरा भाई पहले चला जाता था, उसके बाद उसके पीछे पीछे हम भीग भीग कर बारिश में भीग भीग कर रास्ते स्कूल के रास्ते से निकलते थे. पाऊस अगदी मुसळधार पडत होता. बारिश मुसळधार थी. मुसळधार यानी रिमझिम रिमझिम. मी शाळेत येऊन पोहोचलो. मैं स्कूल में आकर टच हो गया. तो क्या हुआ. अगदी नखशिखात भिजलेला, पूरा भिगा हुआ था मैं. मला तशा स्थितीत आलेल्या पाहिल्यावर शिक्षकांना फार वाईट वाटले. मैं इतना भिगा हुआ देखकर मेरे अध्यापक को बहुत बुरा लगा. त्यांनी मला विचारले. उन्होंने मुझे पूछा, अरे पावसात छत्री घेऊन का नहीं निघालास. अरे बाबा, बारिश में, पावसात यानी बारिश में छत्ता लेकर क्यों नहीं निकले. ऐसे मेरे अध्यापक मुझे बोल रहे थे. ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हमें बता रहे. मी जवाब दिला. मैंने उत्तर दिया. छत्री एकच होती, छाता तो एक ही था. आम्ही दोघा भावांमध्ये, हमारे दो भाई में तो एक ही छाता था. छत्री एकच होती म्हणून मी भिजलो और छाता एक था इसलिए मैं भीग गया. ही माझी निव्वळ थाप होती. ये मैंने सिर्फ थाप मारी थी उनको, यानी मजा चकाया था. माझ्या शिक्षकांच्या ध्यानात आले नाही. ये कोई बात मेरे शिक्षक के यानी मेरे अध्यापक के ध्यान में नहीं आई कि मैंने उनको छाप मारी, यानी बेवकूफ़ बनाया. लगेच माझ्या थोरल्या भावास त्यांनी बोलावून घेतले. वैसे ही मेरे थोरले यानी थोरले यानी बड़ा भैया, बड़े भैया को बुलाकर उन्होंने बोला. तो तेव्हा चौथीत शिकत होता. तब मेरा थोरला भाई यानी बड़ा भाई चौथी क्लास में पढ़ता था. त्याला शिक्षकांनी बोलवले और मेरे भाई को मेरे अध्यापक ने बुलाया. शिक्षकांनी विचारले. शिक्षक ने पूछा, अध्यापक ने पूछा, दाखव पाहू तुझ्या अंगात किती सदरे आहेत ते. देखने दो मुझे तुम्हारे अंग में यानी तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे आंग में अंदर किती सदरे आहेत. सदरे यानी कितने कपडे हे अंदर. माझ्या भावांच्या अंगात एकच सदरा होता. मेरे भाई के शरीर पर एक ही सदरा था. तेव्हा त्यांनी आपल्या स्वतःच्या मुलाला माझ्याबरोबर घरी पाठवले व त्याला सांगितले. उस वक्त उन्होंने अपने खुद के बच्चों को मेरे घर पर भेजा. किसने. अध्यापक ने अपने खुद के बेटे को मेरे घर पर भेजा व त्याला सांगितले व उसको बताया, याला अंघोळ करायला गरम पानी दे. इसको नहाने के लिए गरम पानी दे. त्याला एक लंगोटी दे और उसको एक लंगोट जो बांधती है वो, आणि त्याचे कपडे वाळत घालायला लाव और उसके कपड़े वाळत यानी सुखाने को डालो. म्हणजे ते संध्याकाळी घालून वो कपड़ों को फिर पहन को शाम को तो आपल्या घरी जाईल. मैं अपने घर पर यानी वापस आ जाऊंगा. वो अपने घर पर वापस आ जाएगा. किसने क्या कहा, समझ में आया क्या. देखो, शिक्षक ने यानी अध्यापक ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने अपने खुद के बेटे को, माझ्या भावाच्या अंगात एकच सदरा होता. जब कपड़े कितने पहने हैं अंबेडकर के भाई ने, बड़े भाई ने वो देखा तो एक ही कपड़ा पहना था. फिर उन्होंने क्या किया, उनके खुद के बेटे को बुलाया. किसने. अध्यापक ने खुद के बेटे को अंबेडकर के साथ भेजा घर पर और बताया कि त्याला अंघोळ करायला गरम पानी दे, उसको नहाने के लिए गरम पानी दो. त्याला एक लंगोटी दे और जो पैंटी की जैसी एक लंगोटी रहती है वो पहनने को दो. आणि त्याचे कपड़े वाळत घालायला लाओ और उसके कपड़े सुखाने के लिए रखो. किसके कपड़े. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के. क्यों. क्योंकि ये पूरे भीगे हुए थे. इसीलिए अध्यापक ने अपने बेटे के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को घर भेजा था. म्हणजे ते संध्याकाळी घालून आपल्या घरी जाईल. फिर वो सुखाने के लिए लगाए कपड़े. क्यों. क्योंकि शाम के वक्त वही पहनकर वो अपने घर पर वापस जाएगा इसलिए. त्याप्रमाणे त्या शिक्षकांच्या मुलाचे मला आपल्या घरी नेऊन गरम पाण्याची आंघोळ घातली व नेसायला एक लंगोट दिली. संध्याकाळपर्यंत शाळेच्या तडाख्यातून आपण सुटलो म्हणून मला खूप आनंद झाला. आम्बेडकर बता रहे. उसी तरह वो शिक्षक यानी अध्यापक के लड़के ने मुझे अपने घर लेके गया. फिर गर्म पानी नहाने को दिया, अंघोळ करायला यानी नहाने को दिया.
व नेसायला याने पहनने के लिए एक लंगोट दी। संध्याकाळपर्यंत था यानी शाम तक का मेरे स्कूल की जब छुटका हो गई तो मुझे खूप आनंद हुआ, यानी मुझे बहुत आनंद मिला। मी टिवल्या बावल्या करत व तोंडाने शिट्ट्या वाजवत असंच शाळेच्या बाहेर हिंडत होतो। मैं टिवल्या बावल्या करत याने कुछ भी आवाज़ करना और शिट्टी बजाते बजाते, मुंह से शिट्टी बजाते बजाते स्कूल के बाहर इधर उधर भटक रहा था, यानी हिंडणे, इधर उधर जाना ऐसे करता था। मी वर्गात आलो नाही असे पाहून मला वर्गात आणण्यासाठी पुन्हा शिक्षकांनी एका मुलाला सांगितले। मैं स्कूल में नहीं ये देखकर, वर्गात यानी क्लास में मैं नहीं हूँ ये देखकर, असे पाहून यानी ये देखकर मला वर्गात आणण्यासाठी, मुझे क्लास में लाने के लिए मेरे अध्यापक फिर से एक लड़के को एका मुलाला सांगितले, यानी मुझे लाने के लिए एक बच्चे को भेजते थे। नुसती लंगोट घालून साऱ्या मुलांच्या देखत वर्गात असण्याची मला विलक्षण लाज वाटत होती। सारे बच्चों के सामने सिर्फ लंगोट पहनकर, छोटी सी चड्डी जैसी लंगोट पहनकर साऱ्या मुलांच्या देखत, सारे बच्चों के सामने वर्गात यानी क्लास में बैठने के लिए मुझे शर्म आती थी, लाज वाटत होती यानी शर्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने लंगोट पहनी थी। पण शिक्षक म्हणाले, फिर मेरे अध्यापक बोले, अरे इथे तर सारी मुलंच आहेत, अरे यहाँ पर तो सारे लड़केच आहे, त्याची लाज तुला वाटते काय रे? काय वाटायचं काय कारण? उसके शर्म लगने का क्या कारण है? मी आपला तसाच रडत रडत वर्गात बसलो। वैसे ही मैं रोते रोते क्लास में बैठा। पण या गोष्टीची मला इतकी लाज वाटली, लेकिन इस बात की मुझे बहुत शर्म लगी की त्यावेळी माझ्या स्वभावातील हा हट्टीपणा काढून टाकण्याचा मी निश्चय केला। और उस वक्त मैंने ठाना कि मेरे स्वभाव का हट्टीपना यानी जिद्दीपना निकालने का मैंने पूरी तरीके से ठान लिया, ऐसा मैंने निश्चय किया। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हमें बता रहे। आमचे आडनाव आंबेडकर नव्हते, आमचे खरे आडनाव आंबावडेकर होते। देखो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बता रहे अपना सरनेम। आमचे आडनाव यानी हमारा सरनेम आंबेडकर नहीं था बोलते, तो हमारा सरनेम, आमचे खरे नाव, हमारा खरा नाम, सच नाम आंबावडे या नावाचे खेड तालुक्यातील दापोलीजवळ 5 मैलांवर एक लहानसे खेडे आहे, त्यामुळे आम्हाला आंबावडेकर या नावाने लोक ओळखत असत। यानी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हमें बता रहे बेटा कि आंबावडेकर ये नाम कैसे गिरा बोलते कि आंबावड़े नाम का एक छोटा सा खेड़ा गांव था दापोली के पास, दापोली जवड़ यानी दापोली के नज़दीक 5 मैल दूर, 5 किलोमीटर, 5 मैलों से भी दूर था वो छोटा सा खेड़ा, त्यामुळे आम्हाला उस वजह से हमको आंबावडेकर इस नाम से लोग पुकारते थे, ओळखत होते, जानते थे। या आंबावडेकर आडनावाचे आंबेडकर हे नाव कसे झाले त्याला इतिहास आहे। ये आंबावडेकर नाम से आंबेडकर नाम कैसे हुआ, इसके लिए इतिहास ही कारणीभूत है, इतिहास को ही ये सारी बातें पता है। आम्हाला आंबेडकर नावाचे एक ब्राह्मण शिक्षक होते। हमारे स्कूल में आंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक यानी अध्यापक थे। माझ्यावर त्यांचे फार प्रेम होते, उन पर बहुत प्यार था। मधल्या सुट्टीत मला भाकरी खाण्यासाठी शाळेपासून दूर असलेल्या आमच्या घरी जावे लागे। यानी जब खाना खाने की छुट्टी है उस वक्त छुट्टी में भाकरी यानी जो रोटी रहती ना जाड़ी जाड़ी, वो खाने के लिए स्कूल से मुझे घर तक बहुत दूर जाना पड़ता था। हे आंबेडकर शिक्षकांना पसंत नव्हते और ये मेरे आंबेडकर अध्यापक जो थे उनको पसंत नहीं था, पण तेवढाच वेळ बाहेर भटकायला मोकळीक मिळे म्हणून मलाही भाकरीसाठी मधल्या सुट्टीत घरी जाण्याची फार मजा वाटायची। लेकिन उतने समय में बाहर जाने के लिए मिलता था, मोकड़िक यानी मुझे खुला महसूस होता था, इसीलिए भाकरी यानी वो रोटी खाने के लिए मैं बीच की छुट्टी में घर जाने के लिए मुझे मज़ा आती थी।
पण आमच्या शिक्षकांनी एक युक्ती योजली. लेकिन हमारे अध्यापक ने एक आयडिया सोची. युक्ती योजली आणि आयडिया सोची. ते आपल्याबरोबर भाजी भाकरी बांधून आणत असत. वो अपने साथ भाकरी यानी वो जाडी रोटी और बांध के लाते थे और उसके साथ बराबर भाजी यानी सब्जी और रोटी लाते थे. व रोज मधल्या सुट्टीत कधीही न चुकता मला बोलवून आपल्यातही भाजी भाकरी मला खायला देत. और रोज़ बीच की छुट्टी में यानी बीच के ब्रेक में मुझे बुलाकर अपने पास की सब्जी और भाकर यानी रोटी खाने को देते थे. मला सांगायला अभिमान वाटतो और मुझे ये बताने को अभिमान लगता है की त्या प्रेमाच्या भाजी भाकरी काही अवीट गोडी असे. उस प्यार के सब्जी और रोटी में यानी भाकर और भाजी में सब्जी में अवीट गोडी यानी बहुत ही प्यार था. या गोष्टीची आठवण झाली म्हणजे माझा गळा दाटून येतो. इस बात की मुझे जब याद आती है तो मुझे बहुत स्फूर्ति मेरे मन में बहुत मुझे अच्छा महसूस होता है. गळा दाटून येतो यानी मेरा मन मुझे बहुत उत्साह निर्माण होता है मेरे मन में. एक दिवशी या शिक्षकांनी मला सांगितले की हे तुझे आंबा वडेकर नाव आडनिडे आहे. एक दिन क्या हुआ, मेरा अध्यापक था आम्बेडकर. उन्होंने मुझे पूछा, देखो बेटा यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम भी आम्बेडकर था और उनके अध्यापक का नाम भी आम्बेडकर ही था. तो शिक्षक ने यानी अध्यापक ने मुझे एक बार बताया कि हे तुझे आंबा वडेकर नाव आडेनिडे आहे. ये तुम्हारा आंबा वडेकर नाम थोडा आडातिडा लगता है. त्यापेक्षा आंबेडकर हे माझे नाव छान आहे. उससे अच्छा आंबेडकर ये मेरा नाम अच्छा है. हेच तू यापुढे लाव. इसके बाद यही नाम आप लगाओ. अपने ये सरनेम चेंज करके यही नाम बनाओ. ऐसे उनके अध्यापक ने इनको बताया. आणि त्यांनी कॅटलॉगमध्ये तशी नोंदसुद्धा करून टाकली. कॅटलॉगमध्ये यानी जो रजिस्टर रहता है ना प्रेजेंटिका, उस कैटलॉग में उन्होंने वैसा नाम भी लिख डाला. नोंदसुद्धा केली यानी नोंद करना, लिख के रखना. उनका नाम आम्बेडकर ही लिखा था और इसीलिए उनको आम्बेडकर नाम से जाना जाता है. असं प्रस्तुत पाठात आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर मुलांनो, मी आशा करते की सर्वांना हा पाठ इथे समजला आहे. सोपी आहे, फक्त इथे वाचण्याची क्षमता वाढवायची आहे. बेटा ये लेसन को अच्छे से रीड करना है आपको. इजी लेसन है और बहुत अच्छा है. आम्बेडकरच्या जीवनाविषयी, उनके जीवन के बारे में सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसे मैं आशा करती हूँ. तो आज बेटा हम यही